हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। नीचे कमेंट करके बताइएगा। पॉलिटी की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। अब तक इस टॉपिक का हमने 2 क्लास अपलोड कर दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट करके आपको ये ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं आता है, ये आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि हम आपको जो भी पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो का आप नोट्स जरूर बनाएं और आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे खुद के मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसमें आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए नंबर 1 कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, इसमें आर्टिकल 53 कह रहा है कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यदि आपने हमारा पॉलिटी का पहला क्लास देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने आपको क्या बताया था। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो वो आपका होता है राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 52, इसमें मैंने बताया था कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। फिर मैंने आपको आर्टिकल 53 बताया था, उसमें आपको बताया था कि जो संघ की सभी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं, वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा, और जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है पहला वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। फिर ये बात वहाँ मैंने बताया था आर्टिकल 53 में संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और यहाँ भी बात की जा रही है आर्टिकल 53, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आर्टिकल 77 कह रहा है कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या कह रहा है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और आर्टिकल 77 कह रहा है कार्यपालिका के जो सभी कार्य यानी जो भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 78 कह रहा है राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और पीएम का कर्तव्य है कि संघ सरकार के सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देना है। यह पीएम का कर्तव्य है। ठीक है, आपको हम बता दें कि आर्टिकल 78 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को संघ के मामलों में, यानी संघ का मतलब यानी सरकार या देश के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, यानी कोई भी मामला हो जाता है तो राष्ट्रपति सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। और पीएम का कर्तव्य ये भी है कि जो भी कार्य है संघ या संघ सरकार के, उसके बारे में जानकारी देना, किसको, राष्ट्रपति को जानकारी देना है। ये बात आर्टिकल 78 में कही जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर दिया करिए, एक लाइक कर दिया करिए। और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जहाँ भी आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करके आप बताया करिए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है। हमने जो पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप नीचे कमेंट करके बताया करिए ज़रूर। चलिए आर्टिकल 74 में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये समझ में आया। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होता है, तो जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ये समझ में आ गया आपको। चलिए आर्टिकल 75(1) देखते हैं के अनुसार पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन पीएम की सलाह पर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको एक बात समझ में आई होगी कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी तो करेगा लेकिन पीएम की सलाह पर करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह आर्टिकल 75(1) में कहा जा रहा है। ठीक है, फिर से आपको हम बता देते हैं
आर्टिकल 75(1) के अनुसार पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा पीएम की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन पीएम की सलाह पर ये करेंगे, ठीक है, खुद से नहीं कर सकते हैं, पीएम की सलाह इन्हें लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल 75 में कहा जा रहा है। आर्टिकल 74 मैंने बता ही दिया। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका एक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 263, इसमें कहा जा रहा है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। यह जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, इसका गठन किया जाता है। लेकिन क्यों गठन किया जाता है? तो केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको समझ में आ गया? चलिए आर्टिकल 263 हम फिर से आपको बता देते हैं, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आप इस वीडियो का नोट्स जरूर बनाया करें ताकि आपको दोबारा पॉलिटी की जितनी भी टॉपिक हैं उसके लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता न हो। तो आप प्लीज़ जितने भी आपको बताया जा रहा है उस सभी चीज़ का आप नोट्स बना लीजिए, जैसे जैसे मैंने लिखा है या आपको जैसे मर्जी हो वैसे आप नोट्स जरूर बना लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए आर्टिकल 263 हम बता रहे थे आपको, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ठीक है। ये क्यों होता है? तो ये होता है केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस परिषद का गठन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? तो वो पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ, ठीक है। कार्यपालिका शक्तियाँ में मैंने आपको बता ही दिया आर्टिकल 53 के बारे में, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 77 मैंने बताया कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है, यह आर्टिकल 79 में कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 85, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति संसद के सदनों को सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा को राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर भंग कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के सदनों को सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? तो वह पीएम की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 85 में कहा जा रहा है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आर्टिकल 86 क्या कह रहा है? यह कह रहा है राष्ट्रपति अपना संदेश संसद में भेज सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपना कोई भी संदेश होगा वह क्या करेंगे? वह संसद में भेज सकते हैं। लेकिन यह प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह 86 में प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति जो अपना संदेश है वह संसद में भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 87, इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा में आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र बैठक में संयुक्त अधिवेशन में अपना भाषण दे सकते हैं। कौन भाषण दे सकते हैं? तो वो राष्ट्रपति दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना भाषण दे सकते हैं। आर्टिकल 87 में यह बात कही जा रही है, लोकसभा में आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र बैठक में संयुक्त अधिवेशन में अपना भाषण दे सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108 क्या कह रहा है? यह कह रहा है संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी सदन में कोई कार्य अच्छे से उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन बुला सकते हैं? तो वह राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा द्वारा, इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो आप भी लिख लीजिएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा द्वारा की जाती है, ठीक है। ये आर्टिकल 108 में ही है, इसको अलग मत लिखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 108 मैंने अभी क्या बताया? मैंने ये बताया कि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है और आप नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 देख लेते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, तो ये आर्टिकल 331 में कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं। यानी कि यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में
लोकसभा में, ठीक है, कहाँ में, लोकसभा में चुनाव के माध्यम से आंग्ल भारतीयों को यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, लोकसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक, आपको फिर से आर्टिकल 331 समझा देते हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आर्टिकल 331 में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में, ठीक है, लोकसभा में चुनाव के माध्यम से आंग्ल भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो क्या करते हैं राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं, लोकसभा में मनोनीत करते हैं। आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 331 क्या कह रहा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी कि यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में लोकसभा में चुनाव के माध्यम से आंग्ल भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को, ठीक है, 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 80, इसमें कहा जा रहा है राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 80 में, यानी अनुच्छेद 80 में। नोट डाउन कर लीजिएगा एक और, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है, तो 245 इनकी अधिकतम संख्या है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये आर्टिकल 80 में ही है, अलग नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 80 में मैंने क्या बताया, राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र के 12 सदस्यों को, ठीक है, कितने, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन, राष्ट्रपति। आज की क्लास बस यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप एक लाइक कर देते हो तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और मोटिवेट भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे जरूर शेयर जरूर किया करिए आप। ठीक है, कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें काफ़ी अच्छा लगता है यदि आप कमेंट करते हैं तो। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोग हम वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर दिया करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वरना मत करिए। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।